हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। एंड जैसा कि आपको पता है, हम आपके साथ एक न्यू सीरीज जो है डिस्कस कर रहे हैं। तो कल भी हमने आपके पास काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को स्टडी किया था। अब डेली आपको इसी टाइम के ऊपर जो है मॉर्निंग में 7 AM के ऊपर ये क्लास देखने को मिलेगी, क्योंकि मंडे की जो लेक्चर्स थे वो आपको ऑलरेडी सैटरडे को डाल दिए गए थे। क्योंकि जो आपका सैटरडे और जो संडे होगा वो आपका ऑफ होगा, इसीलिए जो आपके 5 डेज हैं उसमें आपको क्लासेस जो यहाँ पे मिला करेगी। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आज हम आपके पास क्या टॉपिक लेकर आए हैं, किन किन टॉपिक्स के ऊपर हम यहाँ पे आपके पास बात करेंगे। तो वैसे तो आपने टाइटल में देख लिया होगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर है। मोल कॉन्सेप्ट। अब जो मोल कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से बच्चों को इसमें कंफ्यूजन ही रहता है। रीज़न क्या है? क्योंकि ये समझने के लिए, देखने के लिए इजी लगता है, लेकिन अगर इसमें आप 4-5 घंटे दे दोगे आराम से, तो ये कॉन्सेप्ट जो है आपको क्लियर हो जाएगा। आज से पहले भी आपने बहुत बार इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा होगा। आज हम इसको कुछ नए तरीके से आपके पास देखेंगे कि किस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। लेकिन इस मोल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो फर्स्टली हम उन चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे। तो फर्स्ट हम यहाँ पे हमारे पास आती है जिसे आप कहते हो रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या कहते हैं आप उसे? रिलेटिव एटॉमिक मास। क्लियर? रिलेटिव एटॉमिक मास। अब ये रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? अब आप देखिए, हम किस चीज की बात कर रहे हैं यहाँ पे। हम किसी ना किसी चीज को किसी के साथ रिलेट कर रहे हैं ना। अब रिलेट कर रहे हैं, अब किसके साथ रिलेट करेंगे? जो डेफिनेशन आप नॉर्मली पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो आप, कि आप इसको कंपेयर करते हो कार्बन के C12 जो आइसोटोप होता है उसके 1/12 मास के साथ। यानी आप इसको लिखते कैसे हो? इसे आप लिखते हो मास ऑफ 1 एटम। यही लिखते हैं ना हम इसको, मास ऑफ 1 एटम ऑफ द सब्सटेंस। मास ऑफ 1 एटम ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाई 1/12 मास ऑफ 1 C12 एटम। इसी तरह से हम इसको लिखते हैं। अब देखिए, अगर आपने पहले पढ़ा है तो आपको पता है मास क्या होता है हमारे पास। मास हम कहते हैं कि जो न्यूक्लियन है। अब न्यूक्लियन क्या है भाई? न्यूक्लियन को मैं कैपिटल एन के साथ लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है, या एन स्टार कर देते हैं इसको। क्लियर? ताकि आपको समझ आ जाए। अब न्यूक्लियन के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, यही होगा नहीं? यानी मास ऑफ 1 एटम क्या होगा आपके पास? मास ऑफ 1 एटम तो यही होगा ना, मास ऑफ 1 एटम इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी न्यूक्लियन। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन का भी तो मास होता है, लेकिन कंपैरिजन टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो बहुत ही कम होता है। बहुत कम मतलब आपके पास, आप देखोगे अगर ये 100 है तो इनके कंपैरिजन में 0.1 है। यानी इतना कम है कि आप इसको निग्लेक्ट कर दो तो भी आपके पास ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यही है ना? तो मैं इस इक्वेशन को क्या कह सकता हूं आपके पास? इसको मैं कह सकता हूं आपके पास मास ऑफ टोटल। यही है ना आपके पास, मास ऑफ 1 एटम ऑफ ए सब्सटेंस, यानी मास ऑफ टोटल न्यूक्लियन, कैपिटल एन के साथ इसको रिप्रेजेंट करेंगे स्टार के साथ, ठीक है। मास ऑफ टोटल न्यूक्लियन प्रेजेंट इन दैट एटम, दैट एटम ऑफ ए सब्सटेंस, दैट एटम ऑफ दैट सब्सटेंस। यानी अब आपने क्या कहा कि एक एटम यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो कितने प्रोटॉन यानी कितने न्यूक्लियन है वहां पे? क्योंकि आप देखिए, अगर मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर करवाता हूं, अगर हम कहें कि मेरे पास हाइड्रोजन है, ठीक है, या मेरे पास ऑक्सीजन है, तो इसके पास न्यूक्लियन है जो इसका मास है, इसके पास भी न्यूक्लियन है, इनके इसके पास मान लो एक न्यूक्लियन है, यानी एक प्रोटॉन है, एक इसके पास न्यूट्रॉन है, अज्यूम कर लीजिए, ठीक है। वैसे इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालते तो वो 0 आते हैं। क्लियर? क्योंकि आपके पास एटॉमिक मास माइनस आप जब इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन करोगे तो वो 0 हो जाएंगे। यही केस ऑक्सीजन नाइट्रोजन में देख लो, कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन में आप देख लीजिए एटॉमिक नंबर 6, 7 एंड 8। सॉरी, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है, 6, 7, 8। तो कार्बन के लिए 6 यानी 12, इसके लिए आपके पास 14, इसके लिए 16। तो इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी अलग होंगे। अब आप देखोगे तो इनका मास किस चीज के ऊपर है? न्यूक्लियन के ऊपर है टोटल। तो न्यूक्लियन जो है वो एक्चुअली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। और हमेशा याद रखिएगा, एटम एटम होता है। ऐसा नहीं होगा कि कार्बन का एटम अलग प्रॉपर्टी का है।
ऑक्सीजन का एटम अलग प्रॉपर्टी का है। हो क्या रहा है कि कार्बन में ज्यादा एटम है, नाइट्रोजन में उससे ज्यादा हो गए, ऑक्सीजन में उससे ज्यादा हो गए। इससे फर्क क्या पड़ा आपके पास कि इनकी जो प्रॉपर्टी है वो आपको पता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर होती है, तो सबकी बैलेंसी भी अलग हो गई। बैलेंसी अलग होने की वजह से बॉन्डिंग नेचर अलग हो गया। बॉन्डिंग नेचर अलग होने की वजह से इनका जो खुद की प्रॉपर्टी थी वो ही चेंज कर गई। यानी एटम तो एटम है भाई, सभी का एटम एक जैसा ही होता है, उसमें कोई भी फर्क आपके पास नहीं आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, मास ऑफ टोटल न्यूक्लियन प्रेजेंट इन अ गिवन सब्सटेंस कितने हैं, उसको किसके साथ करोगे आप, 1/12। और किसके साथ, अब जो यानी 12 इंटू मास ऑफ वन न्यूक्लियन ऑफ द C12, यही तो है आपके पास मतलब इसका। ठीक है, तो यहां से कैंसिल हो जाता है। आपके पास क्या बचा यहां पे सिर्फ कि जो एक्चुअली न्यूक्लियन है, यानी जो आपके पास टोटल वेट है ना, वो सिर्फ क्या है, न्यूक्लियन ही है। ठीक है, इसको सिर्फ इतना ही समझिए, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, इसमें ज्यादा डीप जाने की आपको इसमें जरूरत नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, आप किसी चीज को रिलेट कर रहे हो। ठीक है, थोड़ा और डीप चलते हैं इससे। क्या कह रहा है आपके पास कि जो प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा एंड इलेक्ट्रॉन होगा, वो आइडेंटिकल हो गए। आइडेंटिकल का मतलब है कि वो सेम है सभी के, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड जो न्यूट्रॉन है ना, वो सभी एटम के अंदर सेम है। फर्क किस चीज का पड़ता है आपके पास, सिर्फ जो उनके अमाउंट है, किसी में 1 है, किसी में 2 है, किसी में 3 है, किसी में 4 है, और उन्हीं की वजह से उनकी प्रॉपर्टी भी चेंज करती है। क्लियर। सेकंड हमारे पास आता है एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट है यू, यूनिफाइड मास। अब 1 AMU क्या होता है आपके पास, 1 AMU होता है आपके पास 1 U, और दिस विल बी ऑल्सो इक्वल टू 1/12। ठीक है, 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम। ठीक है, यानी अगेन कार्बन के 1/12 मास के साथ ही आप इसको कंपेयर कर रहे हो, यानी इनका मास एक दूसरे के साथ बराबर होगा, बराबर होगा ना आपके पास। ठीक है, और कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है आपके पास, और 1/12 कंपेयर कर रहे हो तो यहां से कैंसल, यानी 1 AMU की वैल्यू होती है मास ऑफ 1 C12 एटम के बराबर। यही तो ये कह रहा है आपके पास, यानी 1 AMU का जो मास होता है वो होता है आपके पास 1.66, यानी जो मास ऑफ 1 C12 एटम होता है वो होता है आपके पास 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, -24 ग्राम। ये किस चीज का वेट है एक्चुअली, ये वेट है आपके पास 1 न्यूक्लियन का। ठीक है, इसका आपके पास है 1 न्यूक्लियन का, जिसके अंदर एक प्रोटॉन है प्लस एक न्यूट्रॉन है। क्लियर। अब न्यूक्लियन आप निकालोगे किस तरह से होगा, तो 1 AMU आपके पास इक्वल होता है दिस वन। ठीक है, अब जिसमें न्यूट्रॉन है ही नहीं वो अकेला होगा उसमें। क्लियर। तो 1 AMU किसको रिप्रेजेंट करता है आपके पास, 1 एटम को, किस चीज को, 1 एटम को। यही चीज आप देखोगे नेक्स्ट में आपके पास एटॉमिक मास। एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास भी देखो सेम ही होता है, एटम का निकालिए, मॉलिक्यूल का निकालिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मॉलिक्यूलर मास कोई फर्क नहीं आपको फील होगा यहाँ पे। अब हमने क्या कहा आपके पास, जो एवरेज एटॉमिक मास था या जो रिलेटिव एटॉमिक मास था आपके पास, ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास, अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 1 U के साथ, तो आपके पास क्या निकलता है, मास ऑफ 1 न्यूक्लियन। ठीक है, न्यूक्लियन का मास निकल जाता है आपके पास, मास ऑफ 1 न्यूक्लियन। और ये क्या है आपके पास, दैट इज टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन। ठीक है, यही तो है रिलेटिव एटॉमिक मास आपके पास। जैसे अगर मैं एग्जांपल बताऊं कि अगर मेरे पास है हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन का मुझे पता है 1 U होता है, और ये एक हाइड्रोजन का है। ठीक है, तो इसका अगर मैं ग्राम में कन्वर्ट करना चाहूँ तो कैसे करूंगा, मुझे पता है एक न्यूक्लियन का होता कितना वेट है, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, यानी इतना ही तो होगा मेरे पास। अगर मेरे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की जो वेट है वो होता है 16 ग्राम, सॉरी 16 U या 16 AMU, तो मेरे पास अगर मुझे इसे ग्राम में बदलना, यानी 16 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब ये कन्वर्ट हो गया ग्राम में आपके पास। ठीक है, आप इस तरह से इसको ग्राम में बदल सकते हो। तो AMU एंड U जो है बोथ आर डिफरेंट टर्म। क्या कहा मैंने, जो AMU है बोथ आर डिफरेंट टर्म। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देता हूँ,
एग्जाम्पल करते हैं, पूछ रहा है आपके पास फाइंड आउट द नंबर ऑफ टोटल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 200 ग्राम ऑफ CaCO3 सैंपल। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का जो सैंपल है आपके पास, आपको बताना है कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल उसमें होंगे, और आपके पास है क्या, 200 ग्राम। ठीक है, 200 ग्राम आपके पास यहाँ पे दिया गया है। अब आपको यहाँ पे देखना है कि आखिरकार ये है, ठीक है, इसका एटॉमिक मास कितना होगा आपके पास, निकालिए। दिस विल बी अराउंड इक्वल टू 100 ग्राम। ठीक है, दैट इज 100 ग्राम, नॉट यू। क्लियर, नॉट यू, दिस इज जस्ट 100 ग्राम। तो आप टोटल मॉलिक्यूल कैसे निकालोगे, सिंपल क्वेश्चन है। टोटल मॉलिक्यूल इज इक्वल टू वेट ऑफ सैंपल डिवाइडेड बाई वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल। यही होगा ना आपके पास, वेट ऑफ सैंपल डिवाइडेड बाई वन मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे जो टोटल वेट है आपके पास वो कितना दिया गया है, यहाँ पे आपको पहले वन मॉलिक्यूल का निकालना पड़ेगा। तो ये तो मैंने लिख दिया यहाँ पे कि वन मॉलिक्यूल का होता है 100। ठीक है, तो टोटल है मेरे पास 200। ठीक है, 200 ग्राम लिख दूंगा, वन मॉलिक्यूल का है मेरे पास 100। तो अभी ये भी देखो यूनिट सेम आ रहे हैं अभी। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू कितना ग्राम हो जाएगा मेरे पास, दिस विल बी अराउंड इक्वल टू 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, अब ये जो 2 मॉलिक्यूल है ना, बेसिकली अगर आप इसको देखोगे तो 2 मोल्स हैं, क्योंकि यहाँ पे यूनिट ग्राम है, और हमने आपको क्या कहा है, जो AMU और U ने वो बताते हैं आपको। और इसको सिंपल वे में और तरीके से भी आप कर सकते हो, क्योंकि अगर आप देखोगे ना, जो एक सिंगल होगा आपके पास CaCO3, जो 100 ग्राम आपके पास यहाँ पे आ रहा है ना, ये 1 मोल का होता है। ठीक है, जो हम ये निकालते हैं 1 मोल का होता है। अभी मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा ही नहीं है हमने, ये सिर्फ 1 मोल का होता है आपके पास। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक्चुअली इस तरह से आपके पास होता है। टोटल है आपके पास कितना, इतना ग्राम। ठीक है, जो CaCO3 है उसका एक्चुअल में अगर आप देखोगे ना, उसके सिंगल एटम का, ठीक है, तो उसका होता है 100U। क्लियर, और ये कंफर्म नहीं है कि सिंगल है कि नहीं, तो इसको अगर आप कन्वर्ट करना चाहें ना किस चीज में, मोल में, तो आपको पता है आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 6 इंटू 10⁻⁻24 के साथ, यानी तभी तो ग्राम में कन्वर्ट होगा। अब ये ग्राम में कन्वर्ट हो गया तो ये यूनिट कट जाएंगे, अदरवाइज यूनिट डिफरेंट होंगे अगर यू होगा। और जब आप इसको सॉल्व करोगे यहाँ से 2 आएगा, और इसको सॉल्व करोगे ना तो कितना बनेगा, ये 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, और दिस विल बी इक्वल टू कितना होता है, ये तो एवोगैड्रो नंबर है, तो 2Na। तो यही तो यहाँ पे भी निकला है कि आपके पास 2 मोल है, ये 2 मॉलिक्यूल है, और ये अंडरस्टैंडेबल होता है कि ये मोल्स हैं आपके पास। और यहाँ पे हमने इसको वेरीफाई भी कर दिया कि हाँ जी ये मोल के ही बराबर होता है, यानी 1/1.66 इंटू 10⁻⁻24, ये ऑलवेज इक्वल होता है 6.022 इंटू 10⁻23 के। आप इसको चाहे कैलकुलेट करके देख लीजिए, आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो यही रिजल्ट यहाँ पे बनेगा, 6.022 इंटू 10⁻23। क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट आने से पहले भी जो टोटल नंबर ऑफ एटम है, मॉलिक्यूल, वो निकाले जाते थे। मोल कॉन्सेप्ट उसके बाद में आपके पास आया था। ठीक है, तो ये 1U की वैल्यू होती है आपके पास, दिस विल बी इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻24 क्या होती है आपके पास, 1U की वैल्यू। ठीक है, आपने यहां से क्या देखा, जो AMU है एंड जो आपके पास U है, ये दोनों किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके पास, ये आपके पास एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, कितने नंबर ऑफ एटम है, ना कि मोल्स को। ये आपके पास मोल्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। जैसे मैं यहां पे लिख दूं आपके पास 52 AMU ऑफ हीलियम, तो आपको पता है कि जो हीलियम है ना, अब जो आपके पास हीलियम है इसका जो मास है वो होता है 4। ठीक है, तो 1 हीलियम का कितना हो जाएगा आपके पास, 4 AMU। तो टोटल कितने होंगे आपके पास, 52/4, यहां से कैंसिल कर दीजिए, अराउंड कितना आएगा आपके पास, दिस इज 1 एंड 1 यहाँ पे चले गया 3। ठीक है, 13, तो 13 क्या होंगे आपके पास, हीलियम एटम है, क्या है, 30 हीलियम एटम है आपके पास ये। क्लियर, लेकिन इसी को अगर मैं लिख दूं आपके पास 52U, तो भी आपके पास ये सेम ही होंगे। तो ये सिर्फ एटम बता रहे हैं, दैट इज नॉट अ मॉलिक्यूल, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसी के कॉन्सेप्ट को मैं जोड़ जाता हूं आपके पास, दैट इज नोन एज
ग्राम एटॉमिक वेट, या ग्राम एटम भी आप इसको कह देते हो, ठीक है। हम या ग्राम कहोगे या ग्राम एटॉमिक वेट कहोगे, तो ग्राम एटॉमिक वेट, ठीक है, या आप इसको कह सकते हो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, या आप इसको कह सकते हो ग्राम आयन। क्लियर? ये जितने भी यूनिट है ना आपके पास, ग्राम एटॉमिक वेट, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम आयन, ये सभी के सभी जो है आपके पास एक्चुअली मोल को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको? मोल को। जैसे हमारे पास क्या था, 52 AMU ऑफ हीलियम कंटेन्स 30 हीलियम एटम, यही लिखा हमने। लेकिन अगर मैं यहां पे लिख दूं ना आपके पास 52 ग्राम एटम ऑफ हीलियम इज इक्वल टू, तो ये मोल को रिप्रेजेंट करेंगे आपके पास। किसको? मोल्स को। तो ये कैसे आएगा? आप यहां पे लिखोगे कि 1 हीलियम जो होता है आपके पास, यानी 4 ग्राम होता है ना वो आपके पास, 4 ग्राम, ठीक है। तो आप यहां से निकालोगे 52/4, और ये टोटल आपके पास कितना आ जाएगा यहां से, क्योंकि इसका जो एटॉमिक वेट है वो आपके पास 4 ग्राम होता है। क्लियर? दिस विल बी इक्वल टू 13 मोल। अब मोल बहुत बड़ा नंबर है आपके पास, इसको आप सिंपली कन्वर्ट भी कर सकते हो। देखो यहां से कैसे आएगा, 52 फॉर यू यूज करोगे ना, तो यहां पे लिखना पड़ेगा 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है, ये लिखना पड़ेगा साथ में। तो अगर साथ में लिखोगे तो ऑटोमेटिकली ये कैसे बन जाएगा, 13 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये अंडरस्टैंडेबल होता है कि आपके पास जो ग्राम है वो किस तरह से आपके पास मोल्स में कन्वर्ट, क्योंकि मोल कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके पास चीज प्रेजेंट है, ठीक है। मोल जो है एक नॉर्मल टर्म है आपके पास। मोल जो है क्वेश्चंस को इजी करने के लिए, कभी कभी आप विदाउट मोल भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? तो ये इजी हो जाता है इन केस ऑफ एएमयू एंड इन केस ऑफ आपके पास मोल कॉन्सेप्ट। इसको मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूं कैसे हम कहते हैं कि मोल क्या है। एक्चुअली ये भी एक आइडेंटिटी होती है। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई सैंपल है, ठीक है, इसमें क्या है, मेरे पास 1 ग्राम C12 का एक सैंपल है, ठीक है। तो मुझे पता होगा इसमें कितने नंबर ऑफ C12 एटम होंगे। एक्चुअली ये सभी वेरीफाइड है, तो कितने नंबर ऑफ C12 होंगे इसमें मेरे पास, इसको मैं लिख सकता हूं आपके पास वेट ऑफ सैंपल डिवाइडेड बाई वेट ऑफ 1 कार्बन एटम। इसी तरह तो हम मोल निकालते हैं आपके पास। मोल का फॉर्मूला देखा होगा आपने, वेट ऑफ सैंपल डिवाइडेड बाई एटॉमिक या मॉलिक्यूलर वेट, जो भी आपको निकालना होता है, ठीक है। तो वेट ऑफ सैंपल कितना है आपके पास, यहाँ पे देखो कार्बन है तो 12 ही होगा, 12 ही होगा ना आपके पास। और ये 12 क्या है, ग्राम है। क्लियर? 12 ग्राम है आपके पास जो यहाँ पे दिया गया है, 12 ग्राम ऑफ C12, आपको पता है 12 ग्राम होता है। और कार्बन के एक एटम का जो वेट है वो कितना होता है आपके पास, 12U। कितना होता है, 12U। तो ग्राम में बदलना पड़ेगा, 1.66 इंटू 10⁻⁻24। ये तो कैंसिल हो गया, 1 बच गया, तो 1/1.66 इंटू 10⁻⁻24। और आपको पता है ये एवोगैड्रो नंबर के ही बराबर होता है। यानी घूम फिर के क्या निकला कि ये जो है इसको रिलेटिव एटॉमिक मास क्यों कहा, क्योंकि ये शुरू से ही एवोगैड्रो नंबर को फॉलो कर रहा था। तो यही तो आपके पास मोल कॉन्सेप्ट है। तो आप देखेंगे घूम फिर के हम कहां पहुंच गए, आपके पास लास्ट में मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर ही पहुंच गए। आप किसी भी वे में निकाल लीजिए आपके पास मोल्स ही आएंगे। चलिए एक और एग्जांपल करके देखते हैं, वहां से आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए 2 सैंपल है आपके पास। एक सैंपल है 1960 ग्राम है, ठीक है। ये क्या है आपके पास, ग्राम एटम है आपके पास, ठीक है, ग्राम एटम, ग्राम एटम है आपके पास। यहीं पे दूसरा सैंपल मैं लिखता हूं आपके पास 1960 यू मान लो या AMU मान लो, बोथ आर सेम टर्म, ठीक है। तो ये है दोनों सैंपल H2SO4 के, किसके आपके पास, H2SO4 के। क्लियर? इसमें क्या है, देखो ग्राम एटम है तो इसमें आप मोल के साथ चल सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ आपके पास, मोल, कितने मोल आएंगे, टोटल कितना है मेरे पास यहाँ पे 190, ठीक है। सॉरी ग्राम एटम नहीं, ग्राम सिर्फ, ग्राम एटम तो फिर चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि आपके पास जो 1 ग्राम एटम होंगे तो H2SO4 का वो तो 98 ग्राम होगा अकेला ही। तो ये टोटल फिर मोल हो गए सीधे ही आपके पास कि 1960 मोल्स हैं आपके पास, सिर्फ ग्राम है आपके पास, ठीक है। और आपको पता है ग्राम तो एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये ग्राम है आपके पास, ठीक है, ग्राम। और 1
जो आपके पास 1 ग्राम होता है या आपके पास 1 ग्राम एटॉमिक होता है, तो इसका जो एटॉमिक मास है वो होगा 98 ग्राम। यही होगा ना, 1 मोल का वेट होता है 98 ग्राम। टोटल आपके पास है 1960। इनको कैंसिल करेंगे, दिस विल बी अराउंड इक्वल टू 20 मोल्स, यानी 20 मोल्स हैं। लेकिन क्या ये भी 20 मोल है? नहीं, ये है कितना, 1960 यू। और 1 यू, या आप देखोगे H2SO4 के यू का वेट कितना होता है, 98 यू। ठीक है, यहां से इसको कैंसिल कर दो, दिस विल बी इक्वल टू कितना आएगा, 20। ठीक है, कितना आएगा आपके पास, 20, सॉरी नॉट 20, दिस विल बी अराउंड इक्वल टू, हाँ 20 आ जाएगा आपके पास, 20 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ 20 मॉलिक्यूल हैं इसके, कितने आपके पास, 20 मॉलिक्यूल्स। यानी आप इजीली निकाल सकते हो, यहाँ पे 20 मोल्स आया और यहाँ पे सिर्फ 20 मॉलिक्यूल्स आपके पास आए। क्लियर? तो इस तरह से आप मोल को क्या कर सकते हो, डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कुछ और क्वेश्चंस हम आपके पास करें तो आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, या फिर आप ऑक्सीजन का निकाल सकते हो, कार्बन का निकाल सकते हो। प्रैक्टिस कीजिए डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस को। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपके पास विद न्यू टॉपिक। तब तक के लिए थैंक यू। एंड इस कॉन्सेप्ट को हमने विद इंटरमिक्सिंग पढ़ा, ठीक है, यानी किसी दूसरे मिक्स करके पढ़ा। वैसे मैं आपको सिंपल बता सकता हूँ, मोल क्या होता है जी, एवोगाड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू 6.02 इंटू 10⁻23 हो सकती है। लेकिन मैंने आपको बताया कि वो कहाँ से निकलता है और किस तरह से आप उसको यहाँ पे पढ़ सकते हैं। क्लियर? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।